आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मेरा ये कहना है कि जो हमारी वसई ब्रांच का जो जुरिडिक्शन है वो मीरा रोड से लेकर विरार तक है और इसमें अप्रॉक्सीमेट 4000 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेंबर है और तकरीबन 15000 के आसपास सीए स्टूडेंट हैं। और आज का प्रोग्राम है वो टैक्स ऑडिट पे है और हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट आए आईसीए का, और उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। ये आज का कार्यक्रम बहुत ही ज़रूरी है। अभी जो टैक्स ऑडिट हर सीए को करना है, 15 जनवरी उसकी लास्ट डेट है और काफ़ी कुछ चेंजेस हमारे पोर्टल पे भी हुए हैं, तो हर जगह ज़रूरी है ट्रेनिंग के लिए। इसीलिए वसई ब्रांच ने भी एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है और हमारे आज के स्पीकर सीए संजीव लालन जी भी यहीं पे हैं। सो अच्छा प्रोग्राम है ये। मैं सबसे पहले आए हुए मीडिया कर्मी का सबसे पहले हार्दिक स्वागत करता हूं और सारे मेंबर्स का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच हमारे सीए इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट सीए निहार जम्बूसरिया सर हमारे मीरा भाईंदर में पधारे हैं और हमारे डब्ल्यूआईसी चेयरमैन सीए मनीष गाड़िया जी आए हैं। तो मैं इसी के साथ हमारे वाइस चेयरमैन सीए सौरभ अग्रवाल, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर सीए लोकेश कोठारी और हमारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर सीए अमित अग्रवाल का भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा जो इवेंट है वो सबसे पहले सीए अकाउंटेंसी म्यूजियम का ओपनिंग हुआ और उसके साथ ही अभी हमारा फिजिकल सेमिनार होगा टैक्स ऑडिट पे। सो इसी के साथ मैं हमारे प्रेसिडेंट सर का स्वागत करता हूं और इनको कुछ शब्द बोलने के लिए आग्रह करता हूं। थैंक यू। Today, on the occasion of inauguration of Accounting Museum, it gives me great pleasure to inaugurate it. Particularly for members, they know the history of accounting. But at the branch, large number of students come for their different activities, and when they see this museum, they would have a feel of how accounting started, and when you know the basics of accounting, how it started and where it has reached, it gives you complete overview of what accounting profession is. And that is why the institute developed this accounting museum, and we are trying to install it at as many branches and as many colleges as possible, particularly colleges in which even commerce education is imparted. So particularly on the inauguration of this museum, the students will be benefited. अभी अगर आपको हमारे प्रोफेशन के बारे में भी जानना हो तो हमारा इंस्टीट्यूट 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी और वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंडर फंक्शन करता है। हमारे यहाँ एक सेंट्रल काउंसिल है और 5 रीजनल काउंसिल है। सेंट्रल काउंसिल 40 मेंबरों की होती है, जिसमें 8 गवर्नमेंट नॉमिनीज होते हैं और 32 सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट का फंक्शन है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए कोर्स डिज़ाइन करते हैं, उनकी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं और जो क्वालिफाई होता है, जो पास होता है, उसको सीए की डिग्री देते हैं। ये डिग्री के बेसिस पे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले सकता है और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वो प्रैक्टिस भी कर सकता है। अगर उसकी इच्छा है तो वो जॉब में भी जा सकता है, किसी इंडस्ट्री में टीचिंग भी कर सकता है, या तो अगर वो खुद का कुछ भी स्टार्ट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, ये क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। लेकिन अगर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अगर वो लेता है तो कुछ बिजनेसेस और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है। रिसेंटली हमने स्टूडेंट्स के लिए, मैं स्टूडेंट से शुरुआत करता हूँ। रिसेंटली हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टूडेंट्स के लिए कमिटी फॉर रिव्यू ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग 6 महीने पहले बनाई। ये कमिटी
जब से इंस्टीट्यूट सेटअप हुआ तब से आज तक हर 10 साल में एक बार बनती है। तो हर 10 साल में एक बार हम हमारे पूरे सिलेबस और ट्रेनिंग मॉड्यूल को ओवरहॉल करते हैं। जैसे चेंजेस आते हैं बिजनेसेस में, इकोनॉमी में, कंट्री में, वैसे हम, और इवन पूरी दुनिया में, वैसे हम सिलेबस को रीडिज़ाइन करते हैं। इस बार ये कमेटी 5 साल के बाद बनी है। पिछली कमेटी बनी थी 2017 में। हमने 1921 में 4 साल के बाद ये कमेटी बनाई है। कमेटी जनरली 6 से 8 महीना लेती है सिलेबस को रीडिज़ाइन करने के लिए। ये टाइम 5 साल के बाद इसलिए बनाई कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे चेंजेस आए। पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक प्रोसेसेस, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, ये सब नई टेक्नोलॉजीज़ है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। हमारे मेंबर्स और स्टूडेंट्स को ये बहुत क्विकली सीखना ज़रूरी है और इसलिए स्टूडेंट्स को ये नई टेक्नोलॉजी का एडवांटेज अर्ली स्टेज से मिले, इसलिए ये कमेटी का गठन किया गया है। उसके अलावा दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेस में एग्ज़ाम्स में मेमोरी बेस्ड टेस्टिंग होता था। थियरी क्वेश्चंस पूछते थे, स्टूडेंट्स को उसके रिप्लाई आंसर लिखने पड़ते थे। धीरे धीरे हमने सोचा कि अभी जब दुनिया बदल रही है और प्रोफेशन में स्टूडेंट्स को जब वो क्वालिफाई हो जाए तो अपना माइंड अप्लाई करके क्लाइंट को सॉल्यूशन देना होता है, इसलिए पिछली बार हमने एक पेपर इलेक्टिव कर दिया था जिसमें स्टूडेंट्स को 8 ऑप्शन है और ये पेपर में एग्ज़ाम ओपन बुक सिस्टम में कंडक्ट होता है। एक पेपर में इसमें केस स्टडीज़ पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स को केस स्टडी के बाद में उसी केस स्टडी के बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आंसर देने के लिए वो बुक ओपन करके जवाब दे सकता है। इसको एप्लीकेशन बेस्ड टेस्टिंग बोलते हैं। अभी ये जो नई कमिटी फॉर रिव्यू ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बनाई है उसमें हमारा अप्रोच ये रहेगा कि जितने ज़्यादा पेपर्स को हम एप्लीकेशन बेस्ड टेस्टिंग में कवर कर सकें, ओपन बुक से एग्ज़ाम में कवर कर सकें, उतना करने का प्रयास किया जाएगा। थोड़े पेपर्स थियरी रहेंगे लेकिन अकाउंट से, टैक्स से, ऐसे सब्जेक्ट्स को हम एप्लीकेशन बेस्ड टेस्टिंग में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हो गया स्टूडेंट्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे देते हैं। उनको कम्युनिकेशन स्किल के लिए सेपरेट ट्रेनिंग देते हैं। हमारे प्रोफेशन में जब से इंस्टीट्यूट का गठन हुआ 1949 से, तब से कोर एरिया रहा है ऑडिटिंग। और जैसे वक्त गुजरता है, आपने यहाँ ये म्यूज़ियम में देखा होगा कि एक ज़माने में रो स्टोन को करेंसी के फॉर्म में यूज़ किया जाता था। कोई भी गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए लोग पत्थर देते थे सामने। धीरे धीरे वो करेंसी में ट्रांसफॉर्म हुआ और आज ऐसा वक्त आ गया कि इवन करेंसी का उपयोग भी बहुत कम होता है। डिजिटल फॉर्म में ही पैसा दिया जाता है और लिया जाता है। तो ये जो एडवांसमेंट हुआ, वैसे ऑडिटिंग के फील्ड में भी एडवांसमेंट होता है। एक पत्थर के फॉर्म में करेंसी से, पेपर करेंसी से जब डिजिटल करेंसी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब बिजनेस के वॉल्यूम बढ़ते हैं, तो ऑडिटिंग प्रोफेशन से एक्सपेक्टेशन भी लोगों के बढ़ते हैं। ये एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करने के लिए हमारे मेंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ज़रूरी हो गया है। ऑडिट करने के लिए जो फिज़िकल बुक्स को टिक मार के ऑडिट किया जाता था, वो भी टेक्नोलॉजी के ज़रिए किया जाता है। हमारा इंस्टीट्यूट ऑडिट टूल्स डेवलप करके मेंबर्स को देने की तैयारी कर रहा है और जितना जल्दी हो सके ये ऑडिट टूल्स सारे मेंबर्स को दिया जाएगा, जिसकी वजह से उनको ऑडिट, क्वालिटी ऑडिट करने में आसानी होगी। जैसे दुनिया बदलती है वैसे नए नए फील्ड्स इमर्ज होते हैं।
एक ज़माने में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर बहुत वज़न दिया गया था कि आप जो पैसा कमाते हो, आपके एसेट्स, लायबिलिटीज़, कंपनियों को उसका रिपोर्टिंग मेनली करना होता था। अभी ऐसा वक्त आया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया के अस्तित्व को, पृथ्वी के अस्तित्व को ही चैलेंज हो गया है और दुनिया का हर देश ये क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, टेम्परेचर बढ़ता न जाए उसके लिए प्रयास कर रहा है। इसको सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। ये दुनिया को सस्टेन करने के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये टेम्परेचर जो ऊपर जा रहा है उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। देश में गरीबी दूर करना ज़रूरी है। लेडीज़ का एजुकेशन ज़रूरी है, जेंडर इक्वलिटी, एजुकेशन और हेल्थ केयर। पेंडेमिक में आपने देखा कि पूरे देश, पूरी दुनिया ने किस तरह से स्ट्रगल की। तो ये जो सारे सस्टेनेबिलिटी गोल्स यूनाइटेड नेशंस ने बनाए हैं, दुनिया के सारे कंट्रीज़ इसको एडॉप्ट कर रहे हैं। भारत भी इसको आप एडॉप्ट करो। तो हमारा इंस्टीट्यूट इसको एडॉप्ट करने के लिए ना सिर्फ सरकार की मदद कर रही है, हमारे प्रोफेशन में भी ये एक नया फील्ड प्रैक्टिसिंग एरिया के रूप में हम एडॉप्ट कर रहे हैं। तो जितना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्पोर्टेंट था आज तक, उतना ही गोइंग फॉरवर्ड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्पोर्टेंट होता जाएगा। सेबी ने कुछ महीने पहले ये अनाउंस किया कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग यानी कि नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज के लिए आने वाले साल से मैंडेटरी हो गया, 2022-23 से। जो वक्त जाते छोटी कंपनियों के लिए भी मैंडेटरी हो जाएगा। तो इसके लिए पूरा एजुकेशन हमारे मेंबर्स को देना और पूरे देश में जनता को देना, उसके लिए हमने सस्टेनेबिलिटी लिटरेसी ड्राइव भी शुरू किया है। पेंडेमिक के टाइम में ये देखा गया था कि छोटे छोटे बिजनेसेस को बहुत इफेक्ट हुई। कुछ MSMEs मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बंद हो गई और उस वक्त बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स नए इनिशिएटिव्स, नए रिलीफ पैकेजेस के साथ बाहर आई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट कम किया। इसकी अवेयरनेस छोटे बिजनेसेस को जनरली होती नहीं है क्योंकि उनके पास उतना क्वालिफाइड स्टाफ नहीं होता है। इंस्टीट्यूट ने गत वर्ष से MSME और स्टार्टअप के लिए एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया। ये साल हमने MSME और स्टार्टअप की एक नई कमेटी का गठन किया और ये कमेटी में सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो जो नए पैकेजेस MSMEs के लिए बनाए हैं उसका स्टडी किया जाता है, उसका नॉलेज MSMEs को दिया जाता है। स्टार्टअप्स के लिए हमारी ब्रांचों में हमने 16 इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हैं जो नए उद्योग या नए बिजनेस शुरू करने के लिए जिसका इंटरेस्ट है उनको एनकरेज करने के लिए। इस देश में फाइनेंस एंड टैक्स लिटरेसी ड्राइव भी इंस्टीट्यूट ने इस वर्ष से शुरू किया है। हमने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कार्ड्स, डिजिटल बैंक अकाउंट्स, रिटायरमेंट प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर 6 वीडियोस बनाए हैं। ये सारे 6 वीडियोस 12 लैंग्वेजेस में हैं ताकि देश के कोई भी कोने में, कोई भी राज्य में कोई अपनी मातृभाषा में फाइनेंस का नॉलेज लेना चाहता है तो उसे इन वीडियो के जरिए दिया जाएगा। ये वीडियोस हमारी वेबसाइट पे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी इसको देखना चाहे वो देख सकता है। टेक्नोलॉजी में मैंने बताया कि स्टूडेंट्स के कोर्स में भी हम टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करने का प्रयास करेंगे क्रेट में, और हमारे मेंबर्स के लिए टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स के ऊपर। फाइनली हमारे इंस्टीट्यूट का हर साल
एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव कई सालों से ये है कि हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट ना सिर्फ इंडिया के लिए रिलेवेंट रहे बट पूरी दुनिया में उसकी मांग बढ़े। तो इसके लिए हम ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में फॉरेन स्पीकर्स को बुलाते हैं। हमारे देश के स्पीकर्स भी इसमें प्रेजेंटेशन करते हैं। ये साल होगा जनवरी 21 में, ये जियो वर्ल्ड सेंटर में। उसके बाद आने वाले नवंबर 22 में पहली बार हमारे इंस्टीट्यूट को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने वर्ल्ड कांग्रेस अलॉट किया है। पूरी दुनिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ आएंगे, वो भी जियो सेंटर में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होगा, जहाँ हम 8 से 10 हज़ार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की विज़िट को एक्सपेक्ट करते हैं। अगर पेंडेमिक चालू रहता है और रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं तो कुछ लोग फिज़िकली अटेंड करेंगे, कुछ लोग वर्चुअली करेंगे। ये हाइब्रिड मोड में किया जाएगा। अभी आपका जो प्रश्न है कि दुनिया के कौन कौन से देशों में भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मांग ज़्यादा है। गल्फ कंट्रीज़, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़, नेदरलैंड्स में इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मांग ज़्यादा है। हमारे इंस्टीट्यूट ने 19 MRA यानी कि म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट्स किए हैं। यानी कि हमारे देश का चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के CPA की डिग्री लेना चाहता है तो उसको सिर्फ ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट के 2 पेपर्स पास करने होते हैं। अदरवाइज़ उनके भी कुछ 15-16 पेपर्स हैं, लेकिन 2 ही पास करने पड़ते हैं। वैसे ही कोई ऑस्ट्रेलिया का CA इंडिया की डिग्री लेना चाहता है तो उसे भी यहाँ 2 या 3 पेपर्स पास करना पड़ता है। इस तरह के 19 MRAs ऑलरेडी है। दुनिया के 45 कंट्रीज़ में हमारे ओवरसीज़ चैप्टर्स और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस है। आज हमारे 44 ओवरसीज़ चैप्टर्स है और 25 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस है दुनिया के अलग अलग सिटीज़ में। यानी कि इंस्टीट्यूट की प्रेजेंस 69 सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में है और 45 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में है। मिल सकती है। जिन कंट्रीज़ में हमारे MRA है उसमें 1 या 2 पेपर देके उनको डिग्री मिल जाती है। जिन कंट्रीज़ में MRA नहीं है वहाँ उनको फुल डिग्री लेनी पड़ती है। लेकिन इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मांग फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूट के CS की तुलना इंडिया के CA से करें तो आज हमारे करीब 20,000 25,000 से ऊपर मेंबर्स फॉरेन कंट्रीज़ में सेटल्ड है ऑलरेडी। नहीं, जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है उनके लिए फाइनेंस लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। उनके लिए ये समझना ज़रूरी है कि वो जो भी कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए बचाना ज़रूरी है। रिटायरमेंट का प्लानिंग करना ज़रूरी है। सक्सेशन प्लानिंग करना ज़रूरी है। टैक्स ऑनेस्टली भरना ज़रूरी है और एजुकेशन, अपने बच्चों को एजुकेशन देना ज़रूरी है। और इसी के लिए हमने फाइनेंस एंड टैक्स लिटरेसी ड्राइव शुरू किया है। अगर CA कोर्स को तो उसका टोटल खर्च एंट्री लेवल से एग्ज़िट तक 50,000 से ज़्यादा नहीं है। क्लासेस भी अटेंड करना है तो इंस्टीट्यूट वर्चुअल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र करता है। तो हमारा मैसेज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए यही है कि लिटरेसी का महत्व दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है। इलिटरेसी से बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, इसलिए वो पॉपुलेशन अपने आप को भी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा दे। जैसे इसने कहा कि मिडिल क्लास के बच्चे, बहुत बच्चे टेलेंटेड होते हैं, बस कुछ बच्चे 4 माह 5 माह से चले जाते हैं और बार चले जाते हैं। उनको अपना घर का फाइनेंशियल कंट्री में देखना पड़ता है। ऐसे बच्चों के लिए आपका इंस्टीट्यूट क्या करेगा? जो एजुकेटेड है, जो उसके लायक है, ये बन सकते हैं बट कुछ प्रॉब्लम जैसे नहीं बन पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं सर? वैसे हमारा रिज़ल्ट भी अभी देखो तो पहले से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और उसके बावजूद भी अगर कुछ बच्चे फाइनल लेवल की एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं
तो उन्होंने आर्टिकलशिप 3 साल की जो ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वो तो की ही होती है। तो उसके बेसिस पे अगर इंटरमीडिएट भी क्लियर करके वो कहीं भी जॉब के लिए जाता है तो बीकॉम या एमकॉम से उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रहती है। और इंस्टीट्यूट भी आज हमारा कैंपस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स न्यूली क्वालिफाइड के लिए होता है। अगर हो सके तो भविष्य में हम ये भी सोचेंगे कि जो सेमी क्वालिफाइड लेवल से ऊपर नहीं उठ रहे हैं तो उनको भी प्लेसमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं, तो इंस्टीट्यूट ज़रूर सोचेंगे। जैसा आपने बोला कि अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो स्टूडेंट्स के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो किस प्रकार का काम करेगी इम्प्रूवमेंट करने के लिए? ये जो कमेटी बनाई गई है वो ये देखेगी कि इसमें कितने टेक्नोलॉजी के जो नए एडवांसमेंट है वो सिलेबस में हम कवर कर लें। आज क्या है कि अगर आप मेरा एग्ज़ाम्पल लो तो जब मैंने पास किया तब तो ये सारी टेक्नोलॉजी थी नहीं, लेकिन इंस्टीट्यूट ने ऐसे मेंबर्स के लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज लॉन्च किया है। मैं वो कोर्स करके भी सीख सकता हूँ। वैसे स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट लेवल पे ही वो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी सीख ले, उसके लिए ये कमेटी सब्जेक्ट में क्या चेंज करना चाहिए, ट्रेनिंग में क्या चेंजेस करने चाहिए, वो देख रही है। और आपने अभी उसके लिए जाता है, उसके बारे में आप क्या करेंगे? देखिए, अगर टैक्स कोई लेजिटिमेटली बचाता है, मतलब जो प्रोविज़न्स टैक्स के लिए किए गए हैं उसमें लेजिटिमेट प्लानिंग करके बचाता है, तब तक वो ठीक है। लेकिन अपनी आवक को छुपा के अगर वो बचाता है तो वो ना उनके लिए ठीक है ना देश के लिए ठीक है। और आज वो ज़माना भी नहीं है कि जब आप आपकी आवक को छुपाते रहो और किसी के ध्यान में भी ना आए, क्योंकि अभी ये डिजिटल करेंसी और क्रेडिट कार्ड, डिजिटल अकाउंट्स का जिस तरह से उपयोग हो रहा है वाइडली, उससे सब कुछ मालूम पड़ जाता है। किसी को वो प्रयास करना नहीं चाहिए। और अगर किसी को सही मायने में प्रोग्रेस करना है तो आप प्रॉपर टैक्स भर के पूरी इनकम डिक्लेयर करके ही कर सकते हो, क्योंकि आपको आगे प्रोग्रेस करने के लिए अगर बैंक की लोन चाहिए तो वो देखेगा कि आपका खुद का कितना कैपिटल है, उसके ऊपर ही वो लोन देते हैं। तो इसलिए वो ऐसा है कि अभी आपने बोला कि आप जो सीए का जो स्टडी का प्रोसेस है उसको इजी वे में लेके जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि जो सीए, इसमें सीए कोर्स को इजी वे में लाने का सवाल नहीं है, उसका जो टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन और क्वालिटी है वो तो मेंटेन की जाएगी। सिर्फ सवाल ये है कि जो मेरे को मेमोराइज करके रिप्रोड्यूस करना है, उससे ज़्यादा अगर जो मैं सीखा हूँ उसका एप्लीकेशन में दिखा सकूँ, तभी उसकी सही मायने में वैल्यू है। तो जैसे बिजनेसेस बदलते हैं, जैसे इकोनॉमी बदलती है, जैसे सिचुएशन बदलती है, वैसे अप्रोच में बदलाव लाना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल बीकॉम के जैसा या इजी बनाया जाएगा। अभी 2 दिन पहले ही रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में रेगुलेशन लाने की बात की है। तो ये जो क्रिप्टो करेंसीज़ की जो इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ेगी, वो दुनिया का हर कंट्री उसके बारे में सोच रहा है। अपनी गवर्नमेंट और अपनी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी उसके बारे में सोच रही है। तो बहुत जल्दी उसके लिए कुछ ना कुछ आएगा। और जब सरकार इंस्टीट्यूट के व्यूज़ मांगेगी तो हम रिसर्च ग्रुप, ऑलरेडी इंस्टीट्यूट में रिसर्च कमेटी है, वो क्रिप्टो करेंसीज़ की इम्पैक्ट को स्टडी कर रही है। हम स्टडी करके हमारा रिपोर्ट गवर्नमेंट को देंगे। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।